Hey dear students, welcome to the class. Let's start a new chapter that is principal variation of inheritance. See, it is very important chapter. Make sure देखिए जेनेटिक का जो पार्ट है वहां से हर चैप्टर्स जो जेनेटिक के हैं मॉलिकुलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस स्पेशली प्रिंसिपल वेरिएशन ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे इवन मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे है ना 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आप लेके चलिए आपके एग्जाम्स में क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज लेने वाला चैप्टर आपका जेनेटिक है। मेक श्योर ये क्लास करने से पहले आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए। मैं हर क्लास में बोलती हूँ और इस क्लास में बोल रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इतना कर लो, मैं नहीं बोल रही उससे ज्यादा करो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, कॉम्पिटेटिव का बच्चा हो या फिर कोई नोट्स बनाना हो, आप इतना कर लीजिए सफिशिएंट है फॉर एग्जाम पर्पस और बोर्ड पर्पस। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर दैट इज प्रिंसिपल वेरिएशन ऑफ इनहेरिटेंस। हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देखेंगे जो इस पूरे जेनेटिक्स को कवर करेगी, दैट इज जेनेटिक इनहेरिटेंस की स्टडी, हेरिडिटी वेरिएशंस, पेयर कैरेक्टर्स या फिर स्टडी ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स, दैट इज जेनेटिक। इनहेरिटेंस और हेरिडिटी क्या बोलेंगे? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, है ना। पेरेंट्स के जैसे जो चाइल्ड में उनके ऑफस्प्रिंग में जो भी कैरेक्टर्स आपको दिखेंगे और फिर जो ऑफस्प्रिंग और पेरेंट्स के जैसे सेम जो आपके पाए जाएंगे, दैट इज इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। वेरिएशंस क्या होते हैं? अगर ऑफस्प्रिंग और पेरेंट्स के बीच में अगर चेंजेस है उसको हम बोलेंगे वेरिएशन। कैरेक्टर हेरिटेबल फीचर पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में अगर दिखे, जैसे आई कलर, अगर मम्मा और फादर का अगर ब्राउन है तो डेफिनेटली बेबी का भी ब्राउन होगा। क्लियर? दैट इज द कैरेक्टर। ट्राइट्स वेरिएंट्स ऑफ कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल ब्राउन आई, ब्लू आई, ब्लैक आई, है ना। दिस इज लाइक दैट। एल इज व्हाट? जीन का एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म आपका एलील कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर एक टी टॉल है एक टी डॉर्फ है ये कैपिटल है ये स्मॉल है, ये जो दो एलील है जीन के ये कैरेक्टर हाइट का डिसाइड करेंगे। Does a character for height. Homozygous is what? कंडीशन जहां पर क्रोमोसोम पेयर सेम एलील ऑफ जीन्स को कैरी करेंगे, इसको प्योर लाइन या फिर ट्रू ब्रीडिंग बोलेंगे। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई, है ना, स्मॉल वाई, दैट्स लाइक दैट। हेट्रोजाइगस जो डिफरेंट टू कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दैट इज डिसिमिलर एलील्स ऑफ जीन। डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है? ऐसा कैरेक्टर जो हेट्रोजाइगस कंडीशन को एक्सप्रेस करेगा। ये क्या इंडिकेट होगा? इट इंडिकेट्स विद द कैपिटल लेटर विच इज डोमिनेंट लेटर, है ना। डोमिनेंट और रेसेसिव पता होना चाहिए। रेसेसिव जो सप्रेस्ड विथ हेट्रोजाइगस कंडीशन, ये स्मॉल लेटर से डोनेट किया जाएगा या डिनोट किया जाएगा, इंडिकेट किया जाएगा। फिनोटाइप फिजिकल एक्सप्रेशन, जीनोटाइप जेनेटिक कंस्टिट्यूशन। हाइब्रिड अगर इंडिविजुअल मेटिंग प्रोड्यूस करता है जेनेटिकली बट डिफरेंट पेरेंट्स है ना, दैट इज हाइब्रिड। पुनेट स्क्वायर ये हम देखेंगे, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि जीनोटाइप की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है जेनेटिक क्रॉस में ऑफस्प्रिंग के लिए, दैट इज पुनेट स्क्वायर। Now we will learn Mendel's law of inheritance. Gregor Mendel is the father of genetics. He conducted some hybridization experiments on garden peas, that is Pisum sativa. तो इन्होंने कुछ स्टेप्स किया पी को बनाने पी के लिए कि इन्होंने देखो सिलेक्शन ऑफ टू पी प्लांट विद कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ये एक राउंड एक रिंकल, इस टाइप से इमेस्कुलेशन किया, एंथर्स को रिमूव किया एक प्लांट से सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए, जिसको हम बोलेंगे फीमेल प्लांट। पॉलिनेशन किया, पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट करके मेल पेरेंट से और फीमेल पेरेंट में ट्रांसफर किया, और कलेक्शन एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स टू प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग। तो मैंडल ने 7 पेयर्स ऑफ ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज दिया। कौन कौन सी? एक स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, पोजीशन, पॉट शेप, पॉट कलर, शीड शेप और शीड कलर। ये टॉल होगा कि डॉर्क होगा ये आप देखेंगे, जस्ट लाइक दैट। एक राउंड है डोमेन, रेसेसिव रिंकल्ड, येलो है वो ग्रीन है, वॉयलेट है वाइट है ना, ये आप जरूर देखेंगे ना। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे होता है? ये देखो, ये पेरेंटल क्रॉस टॉल और ड्वार्फ का किया, और पहली जनरेशन में जब इनकी सेल्फिंग हुई तो टॉल और टॉल फॉर्म हुई। इसका मतलब जब F2 की जनरेशन आई तो ये टॉल टॉल और ड्वार्फ फॉर्म हुए। क्लियर? तो रेशियो सिर्फ आप याद रखिए, द रेशियो इज 3:1 ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इस क्रॉस में दो प्लांट्स डिफरेंट इन वन पेयर ऑफ कैरेक्टर। Mendel crossed tall and dwarf pea plant to study the inheritance of one gene. Clear? Now monohybrid genetic ratio. ये जो वन homozygous tall है कैपिटल T रेशो, टू heterozygous tall कैपिटल T स्मॉल d, और homozygous dwarf that is small t that is 1:2:1.
आप कुछ मत याद रखो, आप इतना भी याद रखोगे मोनोहाइड्रेट जीनोटाइप क्या है, तो आपको इतना भी लर्न हो जाएगा। क्लियर? ये क्रॉस होते हैं, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका क्रॉस इसके साथ, फिर इसका क्रॉस इसके साथ और इसका क्रॉस इसके साथ। इस टाइप से आपके क्रॉसिंग पैटर्न चलते हैं। ठीक, ज्यादा आपको यहाँ से कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे 50% चांसेस पॉलिनेट करने के होंगे, कैपिटल टी के भी स्मॉल टी के भी, और स्मॉल टी के भी उतने ही चांसेस होंगे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी के लिए। क्लियर? तो दिस आर द थिंग्स, 1/4 आपका कैपिटल टी के लिए और 1/2 रैंडम आपका कैपिटल टी स्मॉल टी के लिए और 1/4 आपका स्मॉल टी के लिए। ठीक, Mendel self-pollinated with the F2 plants. He found that dwarf F2 plant continue to generate dwarf plant in F3 and F4. इन्होंने कंडक्ट किया the genotype of the dwarf was homozygous, that is small t. बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस इन्होंने किया। कैसे? एक तो बैक क्रॉस किया, क्रॉसिंग ऑफ हाइब्रिड विद इट्स एनी पेरेंट। टेस्ट क्रॉस उन्होंने किया, क्रॉसिंग ऑफ हाइब्रिड विद द रेसेसिव, है ना, स्मॉल कैरेक्टर, स्मॉल इंडिकेट जो होता है रेसेसिव पेरेंट से। तो इन्होंने रिजल्ट आए यहाँ पे 1:1, दैट इज बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। ये अननोन जीनोटाइप पे इन्होंने किया। नाउ मेंडल्स प्रिंसिपल्स और वी कैन से लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस का। यहाँ पे कैरेक्टर्स डिस्क्रीट यूनिट से कंट्रोल किए जाएंगे, दैट इज फैक्टर्स, और फैक्टर्स पेयर्स में होंगे। अगर डिसिमिलर पेयर है फैक्टर्स के तो एक मेंबर डोमिनेट होगा, दैट इज डोमिनेंट, और दूसरा आपका रेसेसिव होगा। क्लियर? अगर एक मेंबर पेयर किया, पेयर मतलब डोमिनेंट और नहीं और अदर रेसेसिव। ठीक है ना? सेकेंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे जो फैक्टर्स रहेंगे एलिल्स ऑफ कैरेक्टर पेयर प्रेजेंट इन द पेरेंट्स सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, सच a gamete receives only two factor। कौन कौन से? होमोजाइगस पेरेंट क्या प्रोड्यूस करेगा? सिमिलर जीन्स, और हेटेरोजाइगस पेरेंट टू काइंड ऑफ गैमेट्स फॉर्म करेगा। ठीक, नाउ इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। अब दो जीन्स का इनहेरिटेंस कैसे होगा? एक आपका होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, यही आपका इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको पता रहना चाहिए कि इसका जो क्रॉसिंग होता है ये राउंड येलो, है ना, पी प्लांट और राउंड शेप इनटू येलो कलर्ड सीड्स एंड रिंकल्ड शेप एंड ग्रीन कलर्ड सीड के साथ ये फॉर्म करेगा। तो पेरेंटिंग और गैमेट्स ये होंगे, और जब F2 का जनरेशन होगा तो आपको मिलेंगे 3:1 सेग्रीगेट होकर राउंड एंड रिंकल। लेकिन जब इनका हम डाई हाइब्रिड फिनोटाइप करेंगे, इनका जब हम ऐसे क्रॉस करेंगे, इसका क्रॉस इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, और फिर इसका क्रॉस इसके साथ, सेम ऐसे ही इनके साथ, इनके साथ, इनके साथ, इनके साथ, लाइक दैट ऐसी प्रोसेस में भी चलेगी। तो जो रेशो आएगा दैट इज 9:3:3:1। दिस इज इम्पोर्टेंट। अब 9 किसका था? राउंड, 9 राउंड येलो, 3 राउंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। क्लियर? दिस इज समथिंग लाइक दैट। Now, third law, that is law of independent assortment. It is based on the result of dihybrid process. It states that जब more than one pair characters evolved होंगे क्रॉस में तो factors pair independently segregate रहेंगे other pairs of characters से। ठीक, दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के इंडिपेंडेंटली ये सेग्रीगेट करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या था कि यहाँ पर जो है हर जीन के पास इंफॉर्मेशन होती है कि वो अपना ट्राइब को एक्सप्रेस कर पाए। तो हेटेरोजाइगस में दो टाइप्स ऑफ एलील्स होंगे। एक तो होगा अनमॉडिफाइड, दैट इज नॉर्मल और फंक्शनिंग एलील, और मॉडिफाइड एलील, इट इज जनरली रेसेसिव, इट इज जनरली डोमिनेंट एंड रिप्रेजेंट ओरिजिनल फेनोटाइप। कंसिडर करो एक जीन दैट अकर्स इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग अ एंजाइम। Normal allele of that gene produces a normal enzyme. Modified allele is responsible for normal or less efficient enzyme, non-functional enzyme or no enzyme at all. पहले केस में ये जो मॉडिफाइड एलील सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस करेगा और यही मॉडिफाइड एलील अनमॉडिफाइड एलील के इक्वल होगा। लेकिन सेकेंड और थर्ड केसेस में फिनोटाइप डिपेंडेंट ओनली ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अनमॉडिफाइड एलील। तो यहाँ पे जो मॉडिफाइड एलील रहेगा वो रेसेसिव बन जाएगा। ये है आपका डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट। अब कुछ अदर पैटर्न्स आए, लेकिन ये नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ पे हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग इंटरमीडिएट कैरेक्टर शो करेगा दो पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स पर। फ्लावर कलर स्नैपड्रैगन पर उन्होंने किया, दैट इज डॉग फ्लावर और एंटीरेनम मिराज, हाँ, मिराबिलिस जलापा। इसको हम 4 o'clock प्लांट बोलते हैं, मतलब मॉर्निंग में इसका फ्लावर खिलता है, दैट इज 4 बजे, है ना। हियर फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक
1:2:1, 1:2:1। तो रेड पिंक व्हाइट और जीनोटाइप रेशियो 1:2:1, दैट इज पूछता है। तो यहाँ पे जो आर है वो कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है स्मॉल आर की अपेक्षा ये, ठीक। तो प्ली प्लांट्स भी कुछ इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करते हैं अदर ट्राइब्स के साथ। दिस इज समथिंग लाइक दैट, क्लियर। ये इनका क्रॉस हुआ और इस टाइप का फॉर्मेशन किया, ठीक है ना। कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस क्या है? कोडोमिनेंस इनहेरिटेंस जहाँ पे बोथ एलील्स ऑफ जीन एक हाइब्रिड के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड करेंगे, दैट इज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। ह्यूमंस में जो होती है ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप्स है ये जीन कंट्रोल करेगा आई। ये जीन control the production of sugar polymers antigens that protrude from plasma membrane of RBC। इस जेनिन आई इस जीन आई के 3 एलील्स रहेंगे, IA, IB एंड स्मॉल आई। जब IE एंड IB स्लाइटली डिफरेंट प्रोड्यूस करेंगे शुगर के फॉर्म पे, तो यहाँ पे जो स्मॉल आई है वो कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। तो क्लियर, कैपिटल एंड कैपिटल बी, आई एंड IB शुगर के फॉर्म से स्लाइटली डिफरेंट होंगे, ठीक। जब आई एंड आई बी साथ में है ना, दे प्रेजेंट टुगेदर, तो ये क्या ये अपने अपने टाइप्स ऑफ शुगर को एक्सप्रेस करेंगे। दिस इज ड्यू टू कोडॉन, क्लियर। मान लो ये ए है, आई ए इंटू आई ए, इट फॉर्म आई ए, दैट इज ए टाइम। आई एंड आई बी, ए बी, देन ए, समथिंग लाइक दैट, क्लियर। स्मॉल आई इट फॉर्म्स डबल आई, ये ऑफस्प्रिंग, दैट इज ओ, क्लियर। नाउ मल्टीपल एलेलिज्म, जहां पर more than 2 alleles govern the same character. For example, ABO blood grouping, that is 3 alleles IA and B and small I. In an individual, only 2 alleles are present. Multiple alleles can be found only in the population. Clear? तो multiple जो alleles रहेंगे वो सिर्फ population में पाए जाएंगे. Now, polygenic inheritance, that is, it is the inheritance in which some traits are controlled by several genes or multiple genes. For example, human skin color और human height etc. It consider the influence of environment हम कह सकते हैं। Polygenic triad में जो phenotype reflect the contribution of each allele, that is it affect each allele is additive. Human skin color की हम बात करते हैं, assume that 3 genes that is A, B, C control human skin color. ये जो डोमिनेंट फॉर्म रहेगा ए बी सी, ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा डार्क स्किन कलर, और रेसेसिव फॉर्म दैट इज ए बी सी फॉर लाइट स्किन कलर। जीनोटाइप की बात करते हैं, जहां पर सारे डोमिनेंट एलील रहेंगे वो डार्केस्ट स्किन कलर रहेंगे, और जीनोटाइप जिसके पास रेसेसिव एलील्स है स्मॉल ए स्मॉल बी, वो लाइटेस्ट रहेंगे, कैपिटल वाले डार्केस्ट रहेंगे। तो जो जीनोटाइप रहेगा विद 3 डोमिनेंट एलील्स एंड 3 रेसेसिव एलील्स गिव्स एन इंटरमीडिएट स्किन कलर, है ना। कुछ जो ऐसे रहते हैं जो व्हाइट टोन के रहते हैं, जो प्योर व्हाइट जो रहेंगे, एक जो रहते हैं बिल्कुल सावले रहते हैं, और एक जो रहेगा जिसका वीटेस्ट टोन रहता है, दैट इज इंटरमीडिएट स्किन कलर। So, number of each type of alleles determines the darkness or lightness of the skin individuals. तो human skin color किससे डिफाइन किया जाएगा आपका? Alleles के जीनोटाइप से, क्लियर। Now, प्लियोट्रॉपी, जहां पर सिंगल जीन मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को एग्जिबिट करेगा, इस जीन को हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मैकेनिज्म है प्लियोट्रॉपी की इज इफेक्ट ऑफ जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवे व्हिच कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड डिफरेंट फिनोटाइप्स। फॉर एग्जांपल स्टार्च सिंथेसिस इन पी, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया, ये सब इनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे अभी। फिनाइलकीटोनुरिया और सिकल सेल एनीमिया, ये म्यूटेंट जीन इनके फिनोटाइप इफेक्ट के कारण होते हैं। जो फिनाइलकीटोनुरिया रहता है वो मेंटल रिटार्डेशन, हेयर का रिडक्शन, स्किन पिगमेंटेशन कॉज करेगा। अब स्टार्च सिंथेसिस पी प्लांट में कैसे हुआ? स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड इफेक्टिवली बाय कैपिटल बी जीन, जहां पर लार्ज स्टार्च ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड, small b have lesser efficiency in starch synthesis and produced smaller starch grains. Starch grain size also shows incomplete dominance. क्या? अब यहाँ से आपकी कहानी होती है मोर इंटरेस्टिंग कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या होंगे, और उसके बाद आप पढ़ेंगे डिसीज। नाउ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल ने वर्क किया 1900 तक। क्यों? हाँ, मेंडल का वर्क 1900 तक रिकॉग्नाइज्ड किसी को नहीं हुआ। क्यों? कम्युनिकेशन इतना इजी नहीं था उस टाइम, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन फैक्टर स्टेबल थे, जो डिस्क्रीट यूनिट थे वो कॉन्टिन्यूस वेरिएशन नेचर में सी नहीं बता पा रहे थे। मैथमेटिकल अप्रोच उस टाइम कैसा था? अनएक्सपेक्टेबल था, उनके लिए न्यू था,
है ना। मैंडल ने दे कुड नॉट प्रोवाइड फिजिकल प्रूफ फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स, समथिंग लाइक दैट। 1900 में फिर डी व्राइस, कॉलिंस एंड वॉन सेरमार इंडिपेंडेंटली मेंडल्स के रिजल्ट को रिडिस्कवर्ड किया। इन्होंने G1 G2 को लिया, फिर म्योटिक एनाफेज फॉर्म किया, म्योटिक 2 और इस टाइप के जर्म सेल ये फॉर्म किए। ठीक। नाउ आप क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दैट इज 902 में 1902 में आया, 1902 में वॉल्टर एंड सटन, वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी ने बताया कि पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, जिससे सेग्रीगेशन होगा फैक्टर्स का। तो सटन यूनाइटेड क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल, जिसको हम बोलेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उन्होंने ये बताया कि जो क्रोमोसोम्स रहेंगे, क्रोमोसोम्स आर vehicles of heredity. Homologous pairs segregate during gamete formation, जहां पर दो आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स होमोलोगस पेयर फॉर्म करेंगे। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, उन्होंने ये बताया। तो जीन के फैक्टर्स ये सब क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहेंगे, इस वजह से जीन्स एंड क्रोमोसोम्स सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं। उसके बाद थॉमस हंट मॉर्गन ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूव किया फ्रूट फ्लाइज दैट इज ड्रोसोफिला मेलनगोस्टर के थ्रू। इन्होंने बताया इट इज सुटेबल मटेरियल फॉर जेनेटिक स्टडी। क्यों? क्योंकि ये सिंपल सिंथेटिक मीडियम पे ग्रो कर सकता है, शॉर्ट जनरेशन टाइम सिर्फ 12 to 14 डेज में, ब्रीडिंग पूरे साल हो सकती है, 100 ऑफ प्रोजेनिस पर मेटिंग पे फॉर्म हो सकती है। मेल एंड फीमेल फ्लाइज आर इजीली हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मेल इज स्मॉलर देन फीमेल। Many types of hereditary variations that can be seen with lower microscopes. Yeah. Now, linkage and recombination. Linkage is the physical association of two or more genes in a chromosomes. ये independent assortment नहीं show करते। Recombination is the generation of non-parental gene combination. It occurs due to independent assortment or crossing over. Morgan carried out several dihybrid cross in Drosophila to study sex-linked gene. Clear? फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्रॉस 1 और क्रॉस 2 हुआ। क्रॉस 1 में येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल्स और ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल्स को किया, और क्रॉस 2 में व्हाइट आइड मिनिएचर और रेड आइड लार्ज विंग वाइट टाइप उन्होंने क्रॉस किया था। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, और मॉर्गन ने इंटरक्रॉस्ड विद देयर प्रोजेनी, तो उन्हें क्या मिला? क्या मिला उन्हें? देखो, दो जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, तो वो जो दोनों जीन्स है इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं करे, तो जो F2 का जनरेशन डेविएट कर गया N9:3:3:1 से, तो जीन्स अब एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड है। जब दो जीन्स सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, तो जो प्रपोर्शन रहेगा पेरेंटल जीन रिकॉम्बिनेशन का वो हायर रहेगा नॉन पेरेंटल टाइम से। ये क्यों? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लिंकेज। जो हमने देखा कि व्हाइट आई और येलो बॉडी का जो जीन हमने देखा वो बहुत टाइटली लिंक्ड है, तो 1.3% रिकॉम्बिनेशन उन्होंने शो किया। लेकिन व्हाइट आई और मिनिएचर विंग का हमने देखा तो लूजली लिंक्ड, उन्होंने 37.2% शो किया। ये इंपॉर्टेंट है। जो लूजली टाइटली लिंक्ड जीन शो लूज रिकॉम्बिनेशन, लेकिन अगर लूजली जो है वो हाई रिकॉम्बिनेशन शो कर रहा है। देख रहा है 1.3% और 37.2%, दैट इज हाई रिकॉम्बिनेशन एंड लो रिकॉम्बिनेशन। नाउ एल्फ्रेड स्टर्टवर्ड, उन्होंने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को यूज किया बिटवीन द जीन पेयर्स, किसको मेजर करने के लिए? टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड मैप देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम। तो ये जो जेनेटिक मैप्स रहेंगे ये इट यूज्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट इन द सीक्वेंसिंग ऑफ जीनोम, दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब आया हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। अब आप सेक्स कैसे डिटरमाइन करेंगे? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि जो क्रोमोसोम्स रहेंगे वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इन्वॉल्व रहेंगे, इसको हम बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम्स। जनरली एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व रहेंगे, इसको हम बोलेंगे एलोसोम्स। ऑटोसोम्स एंड क्रोमोसोम्स अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स के अलावा जो रहेंगे वो ऑटोसोम्स कहलाएंगे। नंबर ऑफ ऑटोसोम्स मेल एंड फीमेल्स में सेम रहते हैं। ठीक। अब हैंकिंग ने 1891 में स्टडी किया स्पर्मेटोजेनेसिस का कुछ इंसेक्ट में, और ऑब्जर्व किया कि 50% ऑफ स्पर्म न्यूक्लियर स्ट्रक्चर रिसीव कर रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद, और 50% स्पर्म रिसीव ही नहीं कर रहा है। तो हैंकिंग ने उस टाइम इस स्ट्रक्चर को एक्स बॉडी कहा, और इसको हम बोलते हैं आज के डेट में एक्स क्रोमोसोम। क्लियर? तो सबसे पहले किसने दिया था एक्स क्रोमोसोम के बारे में? दिया था हैंकिंग ने स्पर्मेटोजेनेसिस इंसेक्ट में करके। ठीक है।
ना, मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, एक एक्स एक्स और एक्स ओ मैकेनिज्म है। यहाँ पे जो मेल रहेगा वो हेट्रोजेमेटिक रहेगा, दैट इज एक्स ओ, गैमेट विद एक्स एंड गैमेट्स विदाउट एक्स। और फीमेल रहेगी आपकी होमोगैमेटिक, दैट इज एक्स एक्स। फॉर एग्जाम्पल मेनी इंसेक्ट सच एज ग्रास हॉपर एंड कॉकरोच, इनके आप एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। एक्स एक्स एंड एक्स वाई मैकेनिज्म, जिसमें ह्यूमन एंड ड्रोसोफिलिया, और जेड जेड और जेड डब्ल्यू आपके जो रहेंगे वो आपके रहेंगे फीमेल हेट्रोगामी शो करेंगे, दैट इज बर्ड्स में रहेंगे ये। क्लियर? आपकी इनको एग्जाम्पल्स लर्न रखना है, ये आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक, नाउ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, दैट इज एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप, है ना। समवन इज यूज्ड टू से कि अगर मदर अगर बेबी फॉर्म कर रही है, बेबी प्रोड्यूस कर रही है, और अगर वो बेबी बॉय या गर्ल है। अगर गर्ल होती है तो पहले एमनियोसेंटेसिस होता था, है ना, कि अगर लड़की हो रही है तो उसको मार दिया जाएगा। तो ये पहले ही डायग्नोज कर लेते थे उस टाइम, पहले के जमाने में। हालांकि उसकी प्रोसेस थी लेकिन अब वो इलीगल हो चुका है। तो एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसेस थी, उसके थ्रू ये सब किया जाता था। अगर लड़की हो गई तो उसको मार दिया जाता था, और इसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जाता था? मदर को। पर क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? लेट्स सी। ह्यूमन हैज 23 पेयर्स। ह्यूमन के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, जिसमें से बेटा 22 पेयर्स ऑटोसोम्स रहेंगे और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम रहेगा, सिर्फ एक पेयर। अब ये जो एक पेयर है एक्स क्रोमोसोम, ये एक्स एक्स किसमें प्रेजेंट रहेगा? इन द फीमेल ओनली, जबकि एक्स और वाई डिफरेंटली ये प्रेजेंट रहेगा मेल में। अब जब स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, जब क्रॉस होगा, तो दो टाइप्स ऑफ गैमेट्स फॉर्म होंगे। क्लियर? तो 50% होंगे आपके एक्स क्रोमोसोम और 50% वाई क्रोमोसोम, तो दोनों का रेशियो इक्वल है। तो क्या आप डिसाइड कर सकते हैं मेल एंड फीमेल? इज इट रिस्पॉन्सिबल कि मेल जो होगी, फीमेल जो होगी वो मदर की वजह से होगी? नहीं ना, क्योंकि 50% तो मेल भी प्रोड्यूस कर रहा है और 50% फीमेल भी प्रोड्यूस कर रही है। इसका मतलब ये कि 50% एक्स है, 50% वाई है। तो फीमेल इज प्रोड्यूस्ड ओनली ओवम विथ एक्स क्रोमोसोम, फीमेल तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम प्रोड्यूस कर रही है ना। तो यहाँ पर इक्वल प्रोबेबिलिटी रहेगी। इट इज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम विद द स्पर्म आइदर कैरी एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। क्लियर? दोनों की प्रोबेबिलिटी, वो एक्स भी ले सकती है और वाई भी ले सकती है, क्योंकि जो फीमेल रहेगी वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम कैरी करेगी। लेकिन अगर फादर की तरफ से एक्स वाई क्रोमोसोम्स आते हैं तो ये एक्स भी आ सकता है और ये वाई भी आ सकता है। अगर एक्स एक्स आया तो फीमेल फॉर्म का होगा, और अगर एक्स वाई आया तो मेल फॉर्म होगा। क्लियर? नाउ दिस क्लियर? तो फीमेल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर गर्ल चाइल्ड। क्लियर? So the sperm determines whether the offspring will be male or female. Determine कौन कर रहा है? Sperm, not ovum. समझ में आएगा? This is very important. अपने माइंड में इस चीज को रखिए। Now, sex determination in the human bee, honey bee, sorry, human bee नहीं, honey bee. honey bee देखो, female 32, male 16, दोनों में इसमें माइटोसिस होके फॉर्म करेगा, दैट इज 32, मियोसिस करेगा, दैट इज 16। समझ में आई? इसका हाफ, इसका डबल। It is based on the number of sets of chromosomes an individual receives. Fertilized egg develops as a female queen or worker, or unfertilized egg develop as a male as a drone. It is called parthenogenesis. जहाँ पर females are diploid, that is 32 chromosomes, and males are haploid, that is 16 chromosomes. इसको हम बोलेंगे haplodiploid sex determination system. इस सिस्टम में मेल प्रोड्यूस करेगा स्पर्म बाय माइटोसिस। इनके पास फादर नहीं रहता है तो इनके पास सन भी नहीं होगा, बट हैव ग्रैंडफादर एंड हैव ग्रैंडसन्स। क्लियर? ना, म्यूटेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स, अब यहाँ से आपकी होगी चीजें शुरू, आपको पता चलेगी कि एक्चुअल में चीजें होती क्या है। चीजें आप देखते होंगे कि इस बच्चे को ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, उस बच्चे को वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, तब आप उसके पीछे का राज समझेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है ना। मैं क्लास ऐसा पढ़ के बता रही हूँ आपको कि मैं समझ रही हूँ कि आप बच्चे को कुछ भी नहीं आता है ना, बच्चे ने पहले कभी पढ़ा ही नहीं म्यूटेशन, तो मैं बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ एक्चुअल में चीजें होती क्या है। नाउ वी विल लर्न म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब बेटा, इट इज अचानक से हेरिटेबल चेंज होगा डीएनए सीक्वेंस में, जिसकी वजह से फिनोटाइप जीनोटाइप चेंज हो जाएगा और फिनोटाइप ऑर्गेनिज्म का बदल जाएगा। क्लियर? सडन चेंज होगा। अब ये दो टाइप से होंगे, एक तो हो जाएगा पॉइंट और फ्रेम शिफ्ट। पॉइंट म्यूटेशन, किसी भी म्यूटेशन में इट इज अ म्यूटेशन ड्यू टू सिंगल बेस पेयर में अगर चेंज हो रहा है डीएनए के, फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, दैट इज पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट में चेंजेस होंगे, मैं बताऊंगी अभी वो कैसे होता है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जहां पर इट इज अ डिलीशन ऑफ इंसर्शन ऑफ बेस पेयर, या तो डिलीट हो जाएगा या तो इंसर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से डीएनए का सीक्वेंस ही शिफ्ट हो जाएगा।
और अगर डीएनए का अगर सीक्वेंस शिफ्ट हो जाता है उसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। मान लो अगर लॉस हो रहा है डिलीशन और अगर गेन हो रहा है इंसर्शन और डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट, ये क्या कॉज करेगा? क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज दैट इज एबेरेशन। और क्रोमोसोमल एबेरेशन हमें जनरली कैंसर सेल्स में दिखते हैं। ये जो एजेंट रहेंगे म्यूटेशंस को इंड्यूस करेंगे, दैट इज म्यूटेशंस, और इनमें फिजिकल और केमिकल म्यूटेशन होंगे। यूवी रेडिएशन के थ्रू सेल इन्फेक्ट हो सकती है, आपकी नॉर्मल सेल है, कैंसर सेल्स कुछ इस टाइप की हो जाएगी। तो ये यूवी रेडिएशंस अल्फा बीटा गामा रेज एक्सरेज की वजह से हो सकता है। केमिकल म्यूटेशन मस्टर्ड गैस फिनॉल फॉर्मेलिन की वजह से भी हो सकता है। ठीक। नाउ पेडिग्री एनालिसिस, ये समझो, ये मेल के लिए होगा, डिनोनेट करेंगे। फीमेल सेक्स अगर अनस्पेसिफाइड है, हमें नहीं पता, ये दोनों, ये अगर अफेक्टेड इंडिविजुअल्स है, मेटिंग है, अगर कंसेक्यूटिव मेटिंग के बीच में है, पेरेंट अबो, ये आपके ऊपर जो भी पेरेंट है और ये इनके बच्चे, ये आपके फादर मदर और ये इनकी डॉटर और ये आपका सन। ठीक। ये आपका क्या है? ये भी आपके पेरेंट है, ये आपके फादर है, ये आपके मदर है, और ये आपका जो चाइल्ड है जो सन है वो कैसा है? अफेक्टेड है। समझ में आई बात? डिसीज से। और अगर 5 है तो 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, अगर नॉर्मल ऐसे ऑफस्प्रिंग है और 5 लिखा है तो 5 अनअफेक्टेड है, नहीं कुछ नहीं हुआ, ये सही। तो दिस इज द पेडिग्री। ह्यूमन इन ह्यूमन कंट्रोल प्रोसेस आर नॉट पॉसिबल। तो हमने फैमिली हिस्ट्री को स्टडी किया इनहेरिटेंस को जानने के लिए कि मान लो कोई डिसीज है, तो अगर किसी बच्चे को डिसीज हुई तो हम ऊपर की जनरेशन को देखेंगे कि फादर को कुछ था क्या, मदर को कुछ था क्या, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर को कुछ था क्या, मम्मी की तरफ से कोई पहले बीमारी थी क्या, या पापा की तरफ से कोई पहले बीमारी थी, दैट इज पेडिग्री एनालिसिस। अब हम क्रॉस को तो एकदम से हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो वे हम कैसे स्टडी करेंगे? बाय द फैमिली हिस्ट्री। तो हम फैमिली हिस्ट्री लेके हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं डिसीज फाइंड करने के लिए कि ये कैसे हुआ। तो सच एन एनालिसिस ऑफ जेनेटिक ट्राइट्स इन सेवरल जनरेशन ऑफ फैमिली, इसको बोलेंगे पेडिग्री एनालिसिस। और ये जो चार्ट का जो फैमिली हिस्ट्री का जो एनालिसिस है उसको हम बोलेंगे फैमिली ट्री और पेडिग्री। क्लियर? इन ह्यूमन जेनेटिक्स पेडिग्री स्टडी is utilized to trace the inheritance of a specific trait or abnormality or disease. Clear? Now symbols used in pedigree analysis, ये आपको पता है, मैंने बता दिया, these are all the things. Clear? अब आता है आपके जेनेटिक डिसऑर्डर। सबसे पहला आप देखो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। जीन्स या क्रोमोसोम्स के चेंजेस के कारण ये डिसऑर्डर्स होंगे। इसमें दो टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं, एक तो मेंडेलियन और दूसरा आपका आ जाएगा क्रोमोसोमल। मेंडेलियन डिसऑर्डर बेटा वो डिसऑर्डर होंगे जहां पर म्यूटेशंस होंगे सिंगल सेल जीन का, या फिर ऑल्टरेशन हो जाएगा, या तो म्यूटेट या तो ऑल्टर्ड। तो ये जो इनहेरिटेंस का पैटर्न रहेगा मेंडेलियन डिसऑर्डर का, ये हम फैमिली या पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू चेक कर पाएंगे, जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, फेनिलकेटोनुरिया, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, दिस ऑल द थिंग्स वी कैन सी। तो ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स रहेंगे कि डोमिनेंट और रिसेसिव हो सकते हैं ना। जो फेनिलकेटोनुरिया जो पेडिग्री एनालिसिस है वो हमें अंडरस्टैंड करेगा, कोशिश हमें वो हमें इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वेदर द ट्राइट इज डोमिनेंट और रिसेसिव। क्लियर? तो पेडिग्री एनालिसिस ऑफ, एक तो हम पढ़ेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल डोमिनेंट की एग्जांपल होगा मोनोसिस्टम, हाँ मायोटोमिक मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, और ऑटोसोमल रिसेसिव का सिकल सेल एनीमिया। समझ में आएगा कैसे? मदर ऑलरेडी इफेक्ट थी तो मदर के थ्रू दो चाइल्ड इफेक्ट हुए। ठीक। ऑलरेडी मदर को था तो बच्चे को हुआ, लेकिन अगर वो सन नॉन अफेक्टेड है और अगर उसने अगर वाइफ से शादी किया तो उसके बच्चे भी नॉन अफेक्टेड हैं, दिख रहे हैं। लेकिन अगर यही अगर इफेक्टेड अफेक्टेड अगर लड़की है, इफेक्टेड लड़की का शादी करती है किसी लड़के से, तो वो भी उसकी बेटी भी अफेक्टेड पाएगी। समझ में आएगा? तो अगर इसे बोलते हैं पेडिग्री, ये आपका अफेक्शन चल रहा है ना, ये आपका अफेक्टेड है। लेकिन अगर बच्चा अनअफेक्टेड पैदा हुआ है तो अनअफेक्टेड आपके चाइल्ड होंगे। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्राइट का देखो, इसमें ये होगा, जरूरी नहीं है कि अगर इफेक्टेड है तो ही इफेक्टेड होगा। अगर एक भी इफेक्टेड है जनरेशन में तो वो बाद में चाहे वो खुद अफेक्ट हो, जैसे इसमें देखो फादर और मदर दोनों ही अफेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी इनका जो बेटा है वो अफेक्ट हुआ। समझ में आई बात? लेकिन ऐसा इसमें ऐसा नहीं है। ठीक ना? अब हीमोफीलिया दैट इज, इसको हम बोलेंगे रॉयल डिसीज। क्या बोलेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझो। हीमोफीलिया इज अ रॉयल डिसीज, एक सेक्स लिंक्ड और एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज है
जहां पर प्रोटीन इन्वॉल्व रहेगा ब्लड क्लॉट को अफेक्ट करेगा। एक ऐसा प्रोटीन इन्वॉल्व रहता है जो ब्लड क्लॉट को अफेक्ट करेगा, मतलब ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर थोड़ा सा कट दिया तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होगी 1 मिनट में, और 45 to 90 सेकेंड, 1 मिनट, अप्रोक्स 1 मिनट तक आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जानी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो यू हैव सम डिसऑर्डर। तो अ सिंपल कट रिजल्ट इन अ नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। तो ये जो डिसीज रहती है दो एलिल से कंट्रोल रहती है, एक तो कैपिटल एच और स्मॉल एच। कैपिटल एच नॉर्मल एलील है, और अगर स्मॉल एच है तो रिस्पॉन्सिबल फॉर हीमोफीलिया। इन फीमेल्स हीमोफीलिया इज रेयर, फीमेल्स में हीमोफीलिया नहीं होता, बिकॉज इट हैपन्स ओनली व्हेन मदर इज एट लीस्ट कैरियर and father hemophilic unviable at the later stage of life. Clear? That's why mother females को ये बहुत रेयर होगा। देखो, ये कैपिटल एच है तो ये नॉर्मल फीमेल है। अगर कैपिटल एच और स्मॉल एच दोनों इन्वॉल्व है तो हेटेरोजाइगस फीमेल कैरियर रहेगी। शी में ट्रांसमिट द डिसीज टू देयर सन, बेटे को वो कर सकती है। स्मॉल एच है तो हीमोफिलिक फीमेल। सिर्फ स्मॉल एच है तो ये नॉर्मल मेल होगा, सिर्फ स्मॉल एच है तो हीमोफिलिक मेल होगा। क्लियर? बहुत अच्छे से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ टाइम के लिए आपको चीजें लर्न होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि सब एग्जाम के पर्पज से लर्न करिए। आप इस तरीके से देखिए कि अगर मान लो आप कभी हॉस्पिटल्स में केसेस करते हैं, क्योंकि आप बायोलॉजी स्टूडेंट है या बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इनके सबका मन करता है बाद में वीक पे ड्यूटी करना है, तो ये जो डिसीज है बहुत अच्छे से देखिए कि होते क्या है। भी फैमिली में रिलेटिव्स में अभी कभी किसी को आता है, आपको पता रहना चाहिए वो फीलियर होता क्या है। क्लियर? बहुत अच्छे से आप इसको समझ गए ना। कलर ब्लाइंडनेस। व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस? एक ये भी एक एक्स लिंक्ड सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। यहाँ पे रेड और ग्रीन कलर कोन ऑफ आई को अफेक्ट करेगा या डिफेक्ट कर देता है सीधे, जिसकी वजह से रेड और ग्रीन कलर के बीच में बच्चा डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता कौन सा रेड और कौन सा ग्रीन है। ये होता है आपके इन द इट इज ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ जीन इन द एक्स क्रोमोसोम। समझ में आई बात? 8% ऑफ मेल में होगा और 0.4% ऑफ सिर्फ फीमेल में होगा। क्यों? क्योंकि जीन्स एक्स लिंक्ड रहती है। नॉर्मल एलील डोमिनेंट रहेगा और रेसेसिव एलील कलर ब्लाइंडनेस फॉर्म करेंगे। समझ में आई बात? वहां पे कैपिटल एच और स्मॉल एच था हीमोफीलिया में, यहाँ पे कैपिटल सी और स्मॉल सी है। समझ में आई बात? ना, द सन ऑफ हेट्रोजाइगस वुमन, ये कैरियर 50% चांस रहेगा कि कलर ब्लाइंड हो पाए, है ना सन। लेकिन अ डॉटर विल बी कलर ब्लाइंड जब उसकी मदर एटलीस्ट अ कैरियर अगर हो और फादर कलर ब्लाइंड हो, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक, एग्जांपल्स है, दिस आर द एग्जांपल आई टेकन फ्रॉम द इंटरनेट। ये आपका कलर ब्लाइंडनेस, रेड और ग्रीन के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करेगा, दैट इज कलर ब्लाइंडनेस। और ये आपका क्या है? हीमोफीलिया। समझ में आई बात? दिस आर द चाइल्ड। नाउ सिकल सेल एनीमिया, ये क्यों होता है? ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव हो गए, वो सेक्स लिंक्ड एक्स लिंक्ड से दोनों। कौन? हीमोफीलिया और कौन से? कलर ब्लाइंडनेस। लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया है ये आपका रेसेसिव है, ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसीज है। ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होगा जब दोनों पेरेंट्स या दोनों दोनों पार्टनर्स कैरियर अगर है जीन के हेट्रोजाइगस के, तो ये डिसीज कंट्रोल होगी द पेयर ऑफ एलील दैट इज HbA एंड HbS। बहुत कॉमन होगा, आपने सुना भी होगा सिकल सेल एनीमिया। हाँ, हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस फिर भी नहीं सुना होगा, लेकिन सिकल सेल एनीमिया बहुत कॉमन है। देखो, ये आपका नॉर्मल सेल है आरबीसी के, ये, और ये आपके सिकल सेल वाले। ये आपके इस टाइप से आपकी कोडिंग होती है कि आपका वैलिन, हिस्टीन, ल्यूसीन अमीनो एसिड्स, थाइसिन, प्रोलिन, ग्लूटामाइन, ये आपके इस टाइप से फॉर्मेशन होगा। तो अब ये जो ग्लूटामाइन होगा, ग्लूटामाइन सीधे चेंज कर देगा वैलिन में। समझ में आई बात? मतलब ये जो 6th नंबर का पोजीशन है वहां पर कुछ और ही आ जाएगा। ये देखा क्या? ये जो ग्लूटामाइन है ये वैलिन में अगर बदलता है, द चेंजेस ऑफ GAG to GUG, that is sickle cell anemia, or we can say the changes of glutamine to valine, ये glutamic acid to the valine, that is at the 6th position of the beta globin chain of hemoglobin, that is known as सिकल सेल एनीमिया। इसके डिफेक्ट की वजह से ये होगा, सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन होगा 6th कोडॉन में,
और GAG से GOG फॉर्म कर देगा, इस वजह से ये फॉर्म होता है। और लो ऑक्सीजन टेंशन होगी कॉजिंग द चेंजेस इन द शेप ऑफ RBC फ्रॉम बाइकॉन्केव डिस्क टू सिंगल सेल लाइक स्ट्रक्चर, है ना? समझ में एक बात? ये नॉर्मल RBC है और ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है। समझ में एक बात? अच्छा, ये जो सिकल सेल वाले पेशेंट है रहते कैसे हैं? आपको जो स्ट्रक्चर है उनमें तो ये नॉर्मल ही दिखेंगे, आप नहीं समझ पाएंगे कि सिकल सेल वाले हैं। जनरली ये लोगों को हर मंथ या हर 2 मंथ में इनको ब्लड लगता है, क्योंकि इनका जो ब्लड रहता है वो ब्रेक होते जाता है, ब्लड ठीक से फॉर्मेशन ही नहीं हो पाता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है, जिस वजह से इन्हें हर 2 महीनों हर 2 मंथ के अंदर ब्लड की जरूरत पड़ती रहती है। समझ में आया? दैट इज दे आर सफरिंग फ्रॉम द सिकल सेल एनीमिया। क्लियर? तो क्या होता है इसमें, जो GAG किस में फॉर्म हो जाएगा आपका? GOG में। एंड जो आपका ग्लूटामिक एसिड रहेगा वो आपका किस में फॉर्म हो जाएगा? वैलिन में। समझ में आएगा? दिस इज द फॉर्मेशन। याद रहेगा सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, यू मस्ट लर्न। आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हमें याद नहीं है। आपकी 12th की NCERT जो जेनेटिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए। ठीक, 12th आगे देखते हैं। फिनाइलकीटोनुरिया, ये इनबॉर्न एरर है, जब बच्चा हो रहा है तब से ही ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है। क्यों? म्यूटेशन ऑफ जीन्स, एंजाइम जो कोड करता है फिनिल अलानाइन हाइड्रोक्सिलेज के लिए, वहां पर प्रॉब्लम आएगी, वहां पर म्यूटेशन होगा। ये जो एंजाइम रहेगा अमाइनो एसिड फिनिल अलानाइन को किस में बदल देगा? टायरोसिन में बदल देता है। अब ये इफेक्ट करेगा, जब टायरोसिन में बदल देगा तो फेनिलएलानाइन नहीं होगा इंडिविजुअल में, और फेनिलएलानाइन के ना होने से ये कन्वर्ट कर देगा फिनाइल पायरुविक एसिड और अदर डेरिवेटिव्स में, जिसके वजह से ब्रेन को सीधे मेंटल रिटार्डेशन से सफर करना पड़ेगा। इसका मतलब द इंडिविजुअल विल बी सफर फ्रॉम मेंटल रिटार्डेशन। क्लियर? इसमें it also excreted through urine और poor because of poor absorption of किडनी का फिल्ट्रेशन ठीक से नहीं होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा, इक्वी लेवल में प्रॉब्लम्स होगी। क्लियर? थैलेसीमिया, ये ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिसीज है। ये अनअफेक्टेड कैरियर से फॉर्म होगी। अनअफेक्टेड जो है जन इट इज, हमने डिसीज देखा क्यों अफेक्टेड है, अफेक्ट अगर ऑलरेडी सिकल सेल पहले से अफेक्ट था, मदर फादर अफेक्ट है तो बेबीज ऑफस्प्रिंग को इफेक्ट किया, इसमें ऐसा नहीं है। इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर। अफेक्टेड नहीं है देन इट फॉर्म्स टू पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। क्यों? क्योंकि म्यूटेशन और डिलीशन का काम है इस पे, जिससे सिंथेसिस हुआ अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन का, जिसमें चेन्स ऑफ हेमोग्लोबिन थे, तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन फॉर्म किया, जिसकी वजह से एनीमिया कॉज किया। अब चेन इफेक्टेड के हिसाब से थैलेसीमिया टू टाइप्स रहेंगे, तो अल्फा और एक बीटा। अल्फा वाले केस में जो ग्लोबुलिन चेन रहेगा वो इफेक्ट रहेगा, दैट इज HbA1 और HbA2, 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इफेक्ट करेगा। और म्यूटेशन और डिलीजन एक से ज्यादा अगर 4 जीन्स का भी होता है तो डिसीज कॉज करेगा। अगर मोर जीन्स अफेक्टेड देन लेस ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड। बीटा थैलेसीमिया बीटा ग्लोबुलिन चेन प्रोडक्शन करेगा, अफेक्ट होगा। ये HbE H11 chromosome of each parent, mutation of one or both gene causes disease. Thalassemia is quantitative problem, synthesis every less globulin molecules. जो सिकल सेल एनीमिया रहेगा वो क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम रहेगी, है ना? नहीं सॉरी, क्वालिटेटिव प्रॉब्लम रहेगी। क्यों? क्योंकि जो आपका जो आरबीसीज रहेगा वो एबनॉर्मल हो जाता है, आरबीसी का शेप क्वालिटेटिव हो जाएगा। समझ में आई बात? नॉट क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव वाज थैलेसीमिया, क्वांटिटीज में चेंजेस आएंगे। समझ में आई बात? दिस इज ऑफ थैलेसीमिया। नाउ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्यों होते हैं? दिस इज ड्यू टू द एब्सेंस और एक्सेस ऑफ एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ 1 और 2 क्रोमोसोम्स। ये 2 टाइप्स के होंगे, एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी जहां पर गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, जिसकी वजह से सेग्रीगेशन नहीं हो पाएगा क्रोमेटिड्स का और सेल डिवीजन के टाइम पे। लेकिन पॉलीप्लॉइडी क्या होगा, यहाँ पर क्रोमोसोम्स का सेट ही इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से साइटोकाइनेस फेल हो जाएंगे टीलोफेज स्टेज के बाद, जिसकी वजह से बहुत रेयर है ह्यूमंस में, लेकिन प्लांट्स में ये दिखते हैं पॉलीप्लॉइडी ना। ये देखो, ये आपके फेनलकीटोनुरिया के एग्जांपल, ये स्ट्रक्चर है। मेंटल रिटार्डेशन दिख रहा है, फेस भी देखो थोड़ा अजीब दिख रहा है, they will suffering from mental retardation। और ये आपके जो है थैलेसीमिया, इनमें आपकी क्रोमोसोमल में एबनॉर्मलिटी आएगी, मतलब क्वांटिटी में प्रॉब्लम आएगी, एक 16 और एक 11। क्लियर? दिस इज समथिंग लाइक दैट।
नाउ एग्जांपल्स ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब पहला आपका आएगा डाउन सिंड्रोम। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने देखा डाउन सिंड्रोम का बेबी कैसा होता है? चलो, इट इज द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स। देखो, जो ट्राइसोमी ऑफ 21 फॉर्म करेगा, है ना, मतलब जेनेटिक सब्स्टिट्यूशन 45A प्लस X6 और 45A प्लस XY होता है, लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे ये क्या फॉर्म करेगा, 47 क्रोमोसोम फॉर्म करेगा, 45 परसेंट परसेंट। ठीक, देखो फीचर्स क्या क्या दिखते हैं। ये जो बैक हेड रहेगा ये बिल्कुल फ्लैट लगेगा, ब्रॉड फ्लैट फेस बहुत बड़ा लगेगा, बहुत सारे लूप्स फिंगर टिप में दिखेंगे। इसको देखो क्लियर, अच्छे से देखो क्या, फिंगर टिप्स, पाम बहुत क्रीज रहेगा, बिग एंड रिंकल टंग, है ना, बड़ी टंग रहेगी और रिंकल जैसे दिखेगी, ब्रॉड बहुत बड़ा फ्लैट फेस दिखेगा, और कंजेनाइटल हार्ट डिसीज भी अंदर से होगी। ठीक है, कंजेनाइटल जो पहले से है। और फीचर्स क्या है, शॉर्ट स्टेटर्ड, स्मॉल राउंड हेड, ब्रॉड फ्लैट फेस, फॉरवर्ड बिग टंग विथ थोड़ा सा माउथ ओपन रहेगा, फिंगर्स में बहुत सारे लूप्स रहेंगे, पाम ब्रॉड रहेगा, पाम सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे, फिजिकली रिटार्डेड, साइकोमोटर रिटार्डेड और मेंटल डेवलपमेंट भी सब रिटार्डेड रहेगा, और कंजेनिटल हार्ट डिसीज होगा। नाउ दिस इज द रियल इमेज, है ना, आई हैव टेकन फ्रॉम द हॉस्पिटल। या फिर रियल इमेज है, रियल इमेज है डाउन सिंड्रोम की। अब क्या जो मैंने फीचर दिखाई है इसमें दिख रहे हैं? जरा चेक करो, टेक योर टाइम एंड चेक, बहुत इत्मीनान से देखो इस इमेज को। मैंने बोला था फॉरवर्ड माउथ जो दिखेगा, थोड़ा सा वो लूप जैसा और ऐसा ओपन माउथ दिखेगा, पार्शियली ओपन माउथ है। इसका जो पीछे से जो हेड है वो फ्लैट है, बहुत बड़ा है। खैर इसमें पाम वगैरह तो नहीं दिख रहा है ठीक से, लेकिन देखो बेबी दिख रहा है आप लोगों को डाउन सिंड्रोम का। डाउन सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चा मानसिक और शारीरिक विकारों से जूझता है। डाउन सिंड्रोम में बच्चा अपने 21वें गुणसूत्र की एक्स्ट्रा कॉपी के साथ पैदा होता है। समझ में आई बात? दिस इज द रियल एग्जाम्पल, समझ में आई बात? और दिस इज द रियल इमेज ऑफ द आई टेकन फ्रॉम द हॉस्पिटल। क्लियर? हॉस्पिटल का नेम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन दिस इज द रियल इमेज। क्लियर? ना, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, अब इसमें क्या हुआ, ये इट इज द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन मेल ट्राइसोमी 44A प्लस डबल XY दैट इज 47 क्रोमोसोम्स फॉर्म होंगे। अब अगर मेल है तो बहुत टॉल रहेगा और फेमिनाइज्ड कैरेक्टर्स इसके जनरेट होंगे, लेकिन अगर फीमेल है तो शॉर्ट स्टेटर्ड होगी और अंडर डेवलप्ड फेमिनाइन कैरेक्टर रहेगा। समझ में आएगा? बहुत अच्छे से डेवलप नहीं रहेगा। फीचर्स, ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट होगा, फेमिनिन डेवलपमेंट आल्सो एक्सप्रेस्ड, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट दैट इज गायनेकोमेस्टिया, स्टाइल होगा, और मेंटली रिटार्डेड रहेंगे दोनों। टर्नर सिंड्रोम्स, या आपका लास्ट सिंड्रोम है टर्नर सिंड्रोम। एक्स क्रोमोसोम्स के एब्सेंस में होगा, एक क्रोमोसोम्स अगर नहीं है फीमेल में दैट इज मोनोसोमी, तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा आपका, ये देखो XX होना चाहिए, होगा X0, 44A प्लस X0 दैट इज आप कितने हो गए, 45 क्रोमोसोम, 44 प्लस 1 45। समझ में आई बात? तो ये जो क्रोमोसोम्स रहेंगे दैट इज नोन एज टर्नर क्रोमोसोम्स। इनके जो फीचर्स रहेंगे स्ट्राइल रहेंगे, ओवरिज रूडिमेंट्री रहेंगे, ड्वार्फ रहेंगे, ड्वार्फ मतलब छोटे हाइट के रहेंगे, मेंटली रिटार्डेड रहेंगे, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी डेवलप नहीं हो पाएंगे, या फिर ये समझो कि डेवलप ही नहीं होंगे। ये दिख रहा है? ये आपके हैं डाउन सिंड्रोम। नो, दिस इज नॉट डाउन syndrome, दिस इज द इमेज ऑफ Klinefelter, not Down syndrome. This is the image of Klinefelter. Klinefelter syndrome, देखो, और ये आपकी ही टर्निंग सिंड्रोम। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है, आपने इतना कर लिया, दिस इज सफिशिएंट फॉर एग्जाम। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। समझ में आएगा? बस इतना ही आप कर लिया, मोर देन सफिशिएंट है। आपको सारी इमेजेस, सारी एग्जांपल्स, सारी कोडिंग मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया है। आप इतना कर लीजिए, रिवाइज करिए, चाहे आप बोर्ड का पेपर दो,
आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ लो। इसकी जो जेनेटिक की जो प्रॉब्लम है वो आपकी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। ये वन शॉट था, इससे आगे आपको करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, इट इज कंप्लीट। क्लियर? रिवाइज करिए अपना सिलेबस को, इसको अच्छे से करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, बस इतना कर लिया दैट्स इट। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। क्लियर? स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। गुड लक।